ओर में जाना चाहूंगा। दरअसल हम जिस देश के निवासी हैं उसका जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान अतीत में रहा है, उस योगदान की बदौलत ही उसको विश्व गुरु का स्थान प्राप्त हुआ। और वो जो एजुकेशन सिस्टम जो वैदिक संस्कृति, वेद, पुराण और उपनिषदों में व्याख्यात है, उस एजुकेशन सिस्टम को लाने में हम लोग आज तक क्यों सफल नहीं हो पाए, ये एक विचारणीय बिंदु है। मैं बीच में नई शिक्षा नीति के बिंदुओं को भी उद्घाटित करने का प्रयास करूंगा, उन बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अतीत में हमें जाना होगा। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो संतानें हैं वो आज्ञाकारी हों, अनुशासित हों और ईमानदारी के साथ जीवन निर्वाहन करने वाले हों। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आजीविका के जो साधन हैं, उन साधनों को भी हम अर्जित करें, ईमानदारी से अर्जित करें और देश, धर्म, समाज, संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए अपना भविष्य उज्जवल करें और साथ में केवल अपना ही नहीं, अपने समाज और राष्ट्र के अग्रणी होने का मार्ग भी प्रशस्त करें। बहुत सालों तक यानी शताब्दियों तक अपना देश परतंत्र रहा। जो वैदिक संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी थी, वहां जो शिक्षा पद्धति थी, जिस शिक्षा पद्धति के माध्यम से न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं को भी बराबरी का स्थान प्राप्त था, उस शिक्षा पद्धति को आज तक हम पुनरावृत्ति करते करते उस रूप में नहीं ला पाए। स्वतंत्रता के बाद 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने क्या प्रयास किया होगा, क्या वो अपने देश, धर्म, समाज, संस्कृति की आत्मा से उतने ज्यादा परिचित रहे होंगे कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति दोबारा से पुनर्स्थापित हो सके जो वैदिक और उपनिषद और पुराणकालीन शिक्षा पद्धति को परिभाषित करे और व्यक्ति विशेष के जीवन में उस शिक्षा पद्धति के गुणों का समावेश हो सके। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, एक शोध का विषय है। बहुत सारे शोध हुए हैं, लेकिन उस ओर यदि हम जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा। जैसे कि पूर्व वक्ता के द्वारा बताया गया, राधा कृष्ण आयोग बना और उसके बाद वो सिफारिशें लागू नहीं हो पाई, कोठारी आयोग बना। कोठारी आयोग के सिफारिशों के बाद 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और पहली शिक्षा नीति आई और उसका उद्देश्य था कि सबको शिक्षा कैसे प्राप्त हो सके, कौन सी शिक्षा, कैसी शिक्षा, क्यों होनी चाहिए शिक्षा, ये एक अलग विषय है। और 1986 में राजीव गांधी की सरकार में जो शिक्षा नीति आई उसका उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दूसरा उद्देश्य था कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटरीकृत शिक्षा। जो कंप्यूटर की शिक्षा आज तक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई, उसका सूत्रपात 1986 में हुआ। पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 86। कितना अंतर रहा। और उसके बाद अगली जो शिक्षा नीति आई है वो 2020 में आई। मुझे लगता है कि जितने वर्ष पहले से दूसरे में लगे, लगभग उसके दूने वर्ष दूसरे से तीसरे को आने में लगेगा। और कंप्यूटर का ज्ञान अब जाकर के हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि हम सबके लिए जरूरी है। मैं कल अपने विश्वविद्यालय के एमए इतिहास की मौखिकी परीक्षा में था और
अधिकांश बच्चों की जुबान कांप रही थी। अधिकांश बच्चों को अपने एडमिट कार्ड आगे परीक्षक के सामने रखने में हाथों में भी कंपन हो रही थी। आत्मस्वाभिमान और आत्मसम्मान का ही विषय है कि हम किस शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, कैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। और वास्तव में यहां पर एक जो वैदिक शिक्षा पद्धति का जीता जागता उदाहरण उसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब बच्चा 5 साल का होता था तो माता पिता के द्वारा गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था। उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, कैसे अपने भोजन की व्यवस्था करनी है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान, वो प्रायोगिक जानकारी क्या हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं? नहीं। संत रविदास के आश्रम में ऐसे बहुत सारे बच्चे ज्ञानार्जन के लिए जाते थे और जब वो अत्यंत वृद्ध हो गए तो संत रविदास जी का भौतिक शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था और उनके शिष्यों में एक चर्चा थी कि कब गुरुजी का जो ये भौतिक शरीर है ये छूटेगा और गुरुजी के द्वारा जो आत्मज्ञान हमको दिया गया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमको दिया गया है, जो जीवन यापन की शिक्षा हमें दी गई है, उसका मतलब यह है कि एक मनुष्य का परम लक्ष्य है कि उसकी आत्मा मोक्ष की प्राप्ति है। उस बैच में जितने बच्चे थे, जितने भी शिष्य थे, उनकी चर्चा यही होती कि क्या गुरुजी को मोक्ष प्राप्त हो पाएगा? बहुत हिम्मत करने के बाद एक शिष्य ने संत रविदास से पूछा कि गुरुदेव, जब आपकी आत्मा इस भौतिक शरीर से अलग होगी, बिछुड़ेगी, तो हम कैसे मानेंगे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका जीवन सफल रहा है, आप मनुष्य जीवन में आकर के आपका जीवन धन्य हो गया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ज्यादा तो क्या कहूं, लेकिन यदि मेरी आत्मा शरीर से यदि अलग होती है, उस क्षण यदि इस मंदिर की घंटियां बज जाती हैं तो तुम समझना कि मेरा कल्याण हो गया। अब सारे बच्चे जो जीवन यापन की गतिविधियों में संलग्न हुआ करते थे, कोई भिक्षा के लिए जाता था, कोई पानी के लिए जाता था, कोई लकड़ी बीनने के लिए जाता था, और उसके बाद उनके जो अलग अलग विषयों की कक्षाएं चलती थी, उसमें भी एक उत्कंठा उनके मन में रहती थी कि पता नहीं कब गुरुजी का शरीर छूटेगा और हम उस क्षण की स्थितियों को कैसे देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। वो दिन आ गया और गुरुजी का शरीर सुन्न हो गया, हाथ पांव ठंडे हो गए और आत्मा भौतिक शरीर से अलग हो गई, लेकिन घंटियां नहीं बजी। कुछ शिष्य मुस्कुराने लगे, कुछ सोच विचार में डूब गए और कुछ उस समय जो वहां पर उपस्थित नहीं थे वो उनका इंतजार करने लगे कि हम आपस में विचार विमर्श करके ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये कैसे हुआ। जब भिक्षा के लिए गए हुए उनके शिष्य वापस लौटे, उसमें से अत्यंत जिज्ञासु, अत्यंत बुद्धिमान एक शिष्य को जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसा ऐसा हो गया है और उससे सवाल किया गया कि मंदिर की घंटियां नहीं बजी तो क्या समझे? उन्होंने देखो, ये विज्ञान का विषय और वो प्रैक्टिकल साइंस का विषय है कि उसने क्या किया। उसने कहा किस मुद्रा में, किस स्थिति में, किस दिशा में गुरुजी किस प्रकार से लेटे हुए थे, मुझे बताइए। वो उसी मुद्रा में लेटा, उसकी दृष्टि वहीं को गई जहां गुरुजी की दृष्टि गई थी, तो उसकी नजर एक फल पर और उस फल को देख करके उसने अनुमान लगाया कि गुरुजी की इच्छा इस फल के लिए हुई और उसने एक कांच के सुंदर पात्र में, जहां हवा भी नहीं जा सकती, वहां उस फल को रखा और कुछ समय के बाद वो फल जैसे कि गलना शुरू हुआ और उसमें से एक कीड़ा निकला और कुछ समय के लिए
वो कीड़ा जीवित रहा, और जब उस कीड़े ने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन मंदिर की घंधना कर घंटियां बजी। तो हम लोग अपना आचार व्यवहार, अपना खान पान, अपना रहन सहन किस प्रकार का बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, किस प्रकार की सुख सुविधाओं को अर्जित करना चाहते हैं, यह हमें विचार करना पड़ेगा एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित करने के लिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिभाषाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य एक हो सकता है। इन सभी शिक्षा नीतियों के उद्देश्यों पर यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रही है शिक्षा नीति।